हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा करने वाले हैं। रिलेटिवली बहुत छोटा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं बेटा इस पूरे चैप्टर की, तो सबसे छोटा चैप्टर पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। कुछ काम की बातें हैं इस चैप्टर में, उन काम की बातों को अगर आप पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, पेपर में पूरे नंबर इस चैप्टर से आपके आने वाले, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और जो क्वेश्चन आएगा बेटा उन्हीं चीजों की हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन के साथ में। आप सभी लोगों को पता होगा लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। बेसिकली क्या हुआ बेटा, मैक्सवेल एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, उनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम था उनका। उन्होंने सबसे पहले इस चीज का आइडिया दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, राइट। और ये आइडिया कहां से आया बेटा उन्हें? आइडिया आया बेटा उन्हें एक एक्सपेरिमेंट से, और वो एक्सपेरिमेंट था डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सपेरिमेंट, राइट। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मैटर वेव होती है, जैसे वेव इन ए स्ट्रिंग है, वो उसे चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, राइट। समझा देता हूं मैं आपको कि अगर आपने मान लो कोई रस्सी है और उस रस्सी में वेव जनरेट करना आप चाहते हो, राइट। आपने क्या किया, रस्सी में कोई वेव जनरेट करी, तो ये जो वेव जाएगी ना, ये रस्सी के पार्टिकल्स के थ्रू जाएगा। अगर रस्सी में पार्टिकल नहीं होते तो ये वेव मूव नहीं करती। पानी में वेव जो मूव करती है पानी के पार्टिकल्स के थ्रू करती है, राइट। तो कुछ वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि वेव इन स्ट्रिंग हो गई, है ना, साउंड वेव हो गई, राइट। और अपने जो पानी में वेव होती है, पानी में जो वेव जनरेट होती है, उसको चलने के लिए पानी की आवश्यकता होगी ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है which does not require any medium. Electromagnetic waves do not require any medium. अगर भाई मीडियम है तो भी चली जाएगी और नहीं है तो भी चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, बस ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनना जरा ध्यान से अब कहानी को क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक सर्किट बना लिया। बेसिकली मैक्सवेल भाई थे जो कर रहे थे सारा का सारा एक्सपेरिमेंट, राइट। और उन्होंने ही फिर जो बेसिक आइडिया है वो दिया हमको, किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का, राइट। सुनना जरा ध्यान से। ये एक सर्किट मैंने यहां ड्रॉ किया है, ठीक है। एक बैटरी लगा रखी है, ठीक, बैटरी लगा रखी है, एक कैपेसिटर लगा रखा है। क्या है बेटा, कैपेसिटर लगा रखा है, राइट। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना कि ऑब्वियस सी बात है, बैटरी से करंट जाएगी यहां से, ठीक है ना, इस तरह से करंट निकलेगी, ठीक है। इस तरह से करंट इस सर्किट में मूव कर रही होगी, ठीक। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, हमने काम किया कि ना यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास लगाया, यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास लगाया, एंड ऑब्वियसली वो कंपास डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। यानी कि वहां आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल सी बात है, राइट। क्लियर थी ये बात, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल भी सकते थे। एम्पियर भाई साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ दिया था जिसे हम कह रहे हैं B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और I, ठीक है ना। अब यहां पे मैं IC लिख रहा हूं। IC क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उन चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहां पे थोड़े से फेरबदल करने पड़ेंगे। यहां पे आई क्या होती थी बेटा, वो जो लूप है, एम्पियर लूप, उसके अंदर की करंट, राइट। बेसिकली अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो यहां पे बेटा करंट ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरह से सर्कुलर लाइंस में होगा, इस तरह से होगा, राइट। पता है सभी लोगों को। और इसमें जो करंट जा रही है बेटा वो कंडक्शन करंट है, जो कंडक्टर के थ्रू जा रही है। कौन सी करंट है? कंडक्शन करंट। कौन सी करंट बोल रहा हूं उसे? कंडक्शन करंट। जो कंडक्टर के थ्रू जा रही है वो करंट है, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू जो करंट जा रही है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, राइट, ठीक है। क्लियर है। बेसिकली हुआ क्या, चर्चा यहां पे स्टार्ट हुई। अगर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं कि हमने लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का राइज का कारण है कौन? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी उल्टा कर सकता है? मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है? इस बारे में चर्चा करनी है हमको। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। भाई ऊपर वाला तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नीचे वाले पे अभी हमारे मन में क्वेश्चन मार्क है। क्या है बेटा? एक क्वेश्चन मार्क है। हमें ये तो पता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तभी तो ईएमएफ वीएमएफ आता है लूप में, वायर में, सबको पता है ये बात, है ना। किसी लूप को रख दूं मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस लूप से गुजरने वाला अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा। अभी ईएमएफ आया कहां से? भाई चार्ज को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आई है। किसकी वजह से बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पिछले चैप्टर की सारी कहानी है। लेकिन क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर ऐसा हो गया तो सारी थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेट हो जाएगी। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इसे पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो लोग कर चुके थे जो पहले के साइंटिस्ट थे, राइट। तो ये बेटा अपना इसके अंदर कंडक्शन करंट है जो कंडक्टर में से जा रही लूप के अंदर, राइट। तो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, और ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, सिंपल सी बात है, राइट। अब मैक्सवेल भाई साहब ने क्या किया, एक कंपास ना यहां पे रख दिया, और यहां जब उन्होंने कंपास रखा तो बेटा ये कंपास जो है इनिशियली डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ टाइम तक डिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद ये रुक गया। उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया इस कंपास ने। क्या किया हमने? यहां पे कंपास रखा, और कंपास जो है बेटा कुछ टाइम तक डिफ्लेक्ट हुआ, फिर डिफ्लेक्ट होना बंद हो गया। अच्छा, अगर उसके दिमाग में एक बात चढ़ गई कि यार मैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और बेसिकली यहां पे कोई करंट भी नहीं होती। कैपेसिटर में करंट कैसे होती है? यहां से चार्ज निकलता है, यहां आता है, और यहां पे आता है, यहां से निकलता रहता है, घूमता रहता है। तो यहां से यहां तक सर्किट में करंट है, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं रहती, कोई करंट नहीं रहती, नो करंट इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर करंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर। सोच के देखो, तभी तो ये बेटा चेंज हो रहा होगा। अरे ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ होगा कंपास? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंस डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाना चाहिए, कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट है नहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे? तो उन्होंने इस चीज को समझा कि यार करंट यहां पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहां पे करंट नहीं है, यहां पे भी करंट होनी चाहिए, क्योंकि उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों के बाद एक निष्कर्ष पे हम पहुंचे। किस निष्कर्ष पे पहुंचे समझना जरा बात को ध्यान से। होता क्या है बेटा, अपन लोग ना एक सिंपल सी थ्योरी पे काम करेंगे, राइट, जो हम बहुत पढ़ते भी और पढ़ भी चुके हैं, राइट। होता क्या है बेटा, यहां से चार्ज निकलता रहेगा, ठीक है ना, और यहां पे चार्ज आता रहेगा जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाते हैं। ऐसा ही रहेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब होता क्या है बेटा, धीरे धीरे चार्ज जो है, मतलब इनिशियली t=0 पे चार्ज निकलना स्टार्ट होगा, यहां पे चार्ज आने स्टार्ट होगा। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज बढ़ता रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहां से चार्ज निकल रहा है तो यहां पे नेगेटिव बढ़ रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। विच मीन्स कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जब ये अनचार्ज है, जब ये कैपेसिटर अनचार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा कैपेसिटर के अंदर? कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0। मैं प्लेट का एरिया मान लेता हूं a, ठीक है ना, और चार्ज जो है बेटा प्लेट पे q है, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं q/a/ε0। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ऐसा कुछ रहा है बेटा कि जैसे ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब डिफ्लेक्शन बंद हो गया था। तब डिफ्लेक्शन क्या हो गया था? बंद हो गया था, है ना। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तब मैग्नेटिक सब्सटेंस डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तब जो अपना मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक चेंज हो रही है, जब तक चार्ज आता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक ही वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहां पे, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई, कंपास हो गया, वो क्या दिखा रहा है बेटा? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा
रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने माना कि यहां पे एक करंट है और उस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट तो यहां है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आ रहा है। देखो कंडक्शन करंट को उन्होंने अंदर डिस्प्लेस किया, किससे, एक और दूसरी करंट से, इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां तो कंडक्शन करंट है, सबको पता है, यहां तो कंडक्शन करंट है, राइट, लेकिन यहां कंडक्शन करंट नहीं है, तो कंडक्शन करंट को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया किसी दूसरी टर्म से, और क्योंकि वहां पे करंट जो आ रही है वो डिस्प्लेस करने के बाद आ रही है किसी एक क्वांटिटी को, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम रख दिया, राइट। तो यहां जो करंट है ना, उस करंट का नाम रख दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम रख दिया बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आ रही है बेटा? जो चार्ज यहां पे चेंज हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, राइट। तो चार्ज चेंज हो रहा है, क्यों? उसकी कोई रेट होगी चेंज होने की, राइट, मतलब उसकी चार्ज की कोई चेंज होने की रेट होगी, फ्लो होने की कोई रेट होगी, उसे ही तो हम लोग करंट कहते हैं। दोनों तरफ अगर मैं बेटा डिफरेंशिएशन कर दूं तो आई कैन राइट हियर डी ई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/a/0 dq बाय dt, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ जाएगी आई डी, वो आ जाएगी अपने पास में बेटा a/0 a dE बाय dt, राइट। ये a dE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये क्या बन जाएगा बेटा? फाई बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का तो फ्लक्स होता है, तो इसको मैं डी फाई बाय डी टी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये बन गया एप्सिलॉन डी फाई बाय डी टी, राइट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है इसलिए ई लगा दिया मैंने, राइट, क्लियर है। और यहां से जो इक्वेशन है बी डॉट डी एल वो बन जाती है बेटा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है ना, आई सी प्लस आई डी। ये जो मिसिंग टर्म है ना वो यहां पे लगा दिया हमने, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि ये अभी अधूरी इक्वेशन है। क्यों अधूरी इक्वेशन है? सिंपल सी बात है, यहां से करंट ऐसे इस प्रकार से निकल के जा रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट यहीं तक जा रही है, अंदर कोई करंट नहीं है, अंदर कोई करंट है ही नहीं, लेकिन अंदर मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ बेटा? डिफ्लेक्ट हुआ। मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। अगर मैं यहां पे कोई ऐसी कटोरे जैसी सरफेस लेके एक एम्पियर का लूप लॉ लगाऊं, राइट, तो यहां तक तो एम्पियर का लूप लॉ वैलिड रहेगा, लेकिन अंदर वैलिड नहीं रहेगा, अंदर वैलिड नहीं रहेगा। क्यों वैलिड नहीं रहेगा अंदर बेटा? अंदर इसलिए वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन करंट नहीं है, लेकिन करंट नहीं है, राइट। अब वो करंट निकालने के लिए हमने यहां पे करंट माने जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहे हैं, और उसकी वैल्यू कैसे निकाले बेटा? हमने जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से निकाले। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है टाइम के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को राइज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगा टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है। ये बात अब हम समझ चुके हैं सभी के सभी लोग, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैं बेटा इस कैपेसिटर की प्लेट पे ऐसी एक सरफेस मान के कटोरे जैसी, राइट, और मैं लगाने लग जाऊं, यहां दूसरी प्लेट रखी हुई है, मैं लगाने लग जाऊं एम्पियर का लूप लो, ठीक है, तो यहां तक तो लग जाएगा एम्पियर का लूप लो, ठीक है ना। यहां तक की तो हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, लेकिन यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है? यहां करंट तो है ही नहीं, यहां करंट था ही नहीं, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही, तो ये टर्म अधूरी थी इस डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा, बी डॉट डीएल जो लिखा जाएगा, एम्पियर लूप का लॉ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां कंडक्शन करंट होगी वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, जहां डिस्प्लेसमेंट होगी वहां कंडक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, बी डॉट डीएल, ठीक है, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। अच्छा, आई डी की वैल्यू तो अभी अभी निकाली है क्या हमने? अरे आई डी की वैल्यू तो क्या अभी अभी हम लोगों ने निकाली है क्या बेटा? निकाली है क्या? बिल्कुल निकाली है। क्या निकाली है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली थी मैक्सवेल ने, और उसके बाद बोला कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था, ये कंप्लीट इक्वेशन है एम्पियर की, इसे एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं। इसमें यहां तक की टर्म एम्पियर की थी, ये मैक्सवेल ने ऐड की है, राइट। क्या भी कहते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। यहां तक तो सिर्फ एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर लूप लॉ, लेकिन अब बन गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यहां पे फाई ई भी लगा देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है भाई, ठीक है ना। कैसे किया है सबको सब समझ में आ गया है। इसके अंदर कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, कंपास जब डिफ्लेक्ट हुआ तो हमें पता चला, क्या पता चला कि भाई कंपास एक डिफ्लेक्ट हुआ है, और अगर कंपास डिफ्लेक्ट हुआ है, सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे आप लूप भी मान सकते हो, ऐसे
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पियर लूप, अगर यहाँ कंपास डिफ्लेक्ट हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो इस लूप के लिए मैं लिख सकता हूं बी डॉट डी एल, इस वाले लूप के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। तो टोटल बी डॉट डी एल क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, बाहर और अंदर वाले के लिए मिला के, है ना, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था। जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, कंडक्शन करंट है, यहाँ पे करंट कंडक्शन करंट जीरो है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये अपने आप में हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, कंडक्शन करंट की वजह से। यहाँ पे लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होगा। अगर हम ये वाली टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करते तो ये रिलेशन हमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाता, ठीक है, क्लियर है। और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ वेरी होने की वजह से आ रहा है, राइट, क्लियर है बेटा। चलो, अब ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी बेटा अपने इस चैप्टर में। उसके बाद छोटी छोटी कहानी है कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं बेटा, मैं बता देता हूं लिख के। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो होती है थ्रू एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इसका सोर्स जो है बेटा वो है एक्सेलरेटेड चार्ज, कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, सॉरी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। देखो कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है चार्ज कंडक्टर में, तो वो मूव करता है जब इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज दोनों फील्ड को क्या करता है बेटा, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेटेड चार्ज दोनों फील्ड को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है बेटा, देखो बहुत वैसे तो पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही बड़ा भी हो सकता है, बट हमारे काम की चीजें जो हैं हम उन्हीं पे थोड़ा फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, समझना ध्यान से। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर टू बोथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर चलेगी, मतलब अगर एक एक्स में है एक वाई में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी जेड में। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आप ये बात ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ वाई एक्सिस है, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज करता है, ऑसिलेटेड चार्ज करता है इसको प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेशन की फॉर्म में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं तो ई एक्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में होता है तो ई वाई लिखेंगे। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई में है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी दोनों के ही परपेंडिकुलर, यानी कि जेड में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी जेड डायरेक्शन, राइट। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब ध्यान रखना बेटा, यहां पे हम लोग साइन का फंक्शन लगाते हैं, ये मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी लिख दिया हमने। देखो यहां पे जेड क्यों लिखा है मैंने, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी ना वो यहां आएगा साथ में। वेव कहां जा रही है, जेड में जा रही है, तो बेटा यहां जेड आ रहा है, यहां जेड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो ई नॉट, यहां एक्स वाई नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो हमने यहां एक्स और वाई लिख दिया है, यहां नहीं आएगा एक्स और वाई कहीं पे भी, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे हम, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, राइट। अब देखो के की वैल्यू जो है बेटा वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा होती है, अगेन सब लोग 11वीं पढ़ के आ रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू जो होती है बेटा 2 पाई एफ होती है, क्या होती है बेटा 2 पाई
एफ होती है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं ई नॉट और बी नॉट, तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है मैग्नीट्यूड का, दैट गिव्स अस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है ना, क्लियर है। स्पीड ऑफ लाइट हम यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो ओमेगा अपॉन के जो होता है, ओमेगा अपॉन के वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, राइट, मतलब स्पीड ऑफ वेव होगा। अब हम इसको अगर लाइट कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो स्पीड ऑफ लाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा अपॉन के बराबर। ओमेगा की वैल्यू 2πf लिख दो, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2π अपॉन लैम्डा लिख दो। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एफ लैम्डा बराबर आ गया सी के। किसके बराबर आ गया? सी के। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है। तीसरा रिलेशन आप सभी लोगों को पता ही है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्लियर है बेटा। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अगर मैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम निकालना चाहता हूं, तो बेटा हमें पता है कि वो स्पीड आएगी v के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√μ एप्सिलॉन। कि म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इसको रिलेटिव की टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट एज √μr μ0 इंटू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो v इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/√μr एप्सिलॉन r √μ0 एप्सिलॉन नॉट। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट c है, तो इसको हम c/√μr एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं, अगर हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पता है मीडियम की। ठीक है ना, तो हम लोग मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में हमें भाग दे देना है रिलेटिव परमिटिविटीज के मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट का। ठीक है, सिंपल बात है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगला पार्ट आ जाता है। सबको पता है ये बात, है ना सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। इसके जो पार्ट होते हैं ना, ध्यान से सुनना, पहले विबग्योर याद रख लेना। क्या याद रख लेना? विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। सबको पता है इधर वेवलेंथ बढ़ रही है ना विबग्योर में, इधर वेवलेंथ बढ़ रही है। ये उल्टा बना हुआ है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, रेड के इधर आएगी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, बड़ी वेवलेंथ है। और छोटी वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होंगी वो आएंगी वॉयलेट के इधर। वॉयलेट के इधर आएंगी अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट के इधर कौन सा? अल्ट्रा वॉयलेट आ गया। ठीक है, एक्सरे और गामा रे। ठीक है, तो याद करने का तरीका है। ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूं, वॉयलेट के उधर कौन आएगा? अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा कर दो, जैसे आईफोन आता है ना तो अल्ट्रा लगा देते हैं, उसके आगे अल्ट्रा प्रो मैक्स लगा देते हो, वॉयलेट के आगे अल्ट्रा लगा दो, अल्ट्रा वॉयलेट, है ना, हाई एनर्जी। फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी? एक्सरे की, फिर गामा रे की। ठीक है, क्लियर है। गामा तो हाईएस्ट एनर्जी, आप सभी लोगों को पता है। वेवलेंथ में बेटा एनर्जी कम होगी लेकिन वेवलेंथ बड़ी होगी अगर मैं इधर जाऊंगा तो। ठीक है, रेड के उधर लगा दो इंफ्रारेड। क्या लगा दो? इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है ना, तो इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी घट रही है लेकिन वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है, दिख रही है सभी लोगों को। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की बात। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब जितनी भी ये वेव्स के पार्ट हैं, ठीक है, इनका ह्यूमन ने अपने लिए यूजफुल बना लिया, इन पार्ट को कहीं ना कहीं यूज करता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है आप सभी लोगों से कि इसमें क्या यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है। इवन एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो मैं वही पार्ट लिख के लाया हूं जो आपको डायरेक्ट पढ़ लेना है कि रेडियो कहां यूज आती है, माइक्रो कहां यूज आती है, इंफ्रारेड कहां यूज आती है। रेडियो वेव यूज होगी बेटा, रेडियो नाम समझ में आ रहा है, टीवी कम्युनिकेशन में और रेडियोज में, राइट। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड्स में यूज होती है रेडियो वेव्स, याद रखना है। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है रेडियो से कम होती है, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है रेडियो से कम होती है, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो हाई बिल्कुल एकदम दूर दूर तक भेजने के लिए काम आएगी, राइट। अब देखो ये कहां यूज होती है? रडार में। इससे कम कर दो, मतलब कम वेवलेंथ है इसकी तो रडार में यूज करेंगे। बहुत ज्यादा होती तो सैटेलाइट में यूज कर लेते माइक्रोवेव को, बट नहीं कर सकते, रेडियो को करते। बड़ी वेवलेंथ जो है वो दूरी के लिए ज्यादा यूज होंगी, राइट। माइक्रोवेव जो है बेटा उनको रडार कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनालिसिस में, और माइक्रोवेव ओवन का नाम तो सबने सुना ही होगा बेटा, कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है, राइट। इंफ्रारेड जो है बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान रखने में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने में, और उसके साथ रिमोट कंट्रोल जो होते हैं टीवी वीसीआर के, उसमें देखो आपने दबाओगे तो लाल रंग की लाइट निकलती। इवन देखो इसमें भी आप लोगों को शायद दिख रही होगी, है ना, कैमरा में आ रही है ना,
ये लाल रंग की लाइट है ना, दीज आर इंफ्रारेड लाइट्स, राइट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, और आगे रिमोट्स वगैरह में यूज होती है, याद रखना। अल्ट्रावायलेट बेटा बगलर अलार्म्स वगैरह में यूज होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका टू किल मिनरल्स इन टू किल जर्म्स इन मिनरल्स। आपने देखा होगा कि कोई आरओ वाटर प्योरीफायर होते हैं, उनमें बोलते हैं कि नाउ विद अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी के आपके मिनरल को बचाएगा लेकिन बैक्टीरिया जर्म्स को किल करेगा, राइट। तो अल्ट्रावायलेट को आरओ से याद रखना, आरओ वाटर प्योरीफायर होते हैं ना, उनमें देखा होगा आपने, ये आरओ वाटर प्योरीफायर, ये वाला आरओ वाटर प्योरीफायर है ना, इसमें यूवी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो बेटा यूज कर रही है दुनिया, जो हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को, ठीक। एक्सरे आप सबको पता मेडिकल में यूज होता है, हम सब एक्सरे जब कोई अंदर की चीज देखनी होती है तो हाई एनर्जी चाहिए होती है अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए हमें, तो एक्सरे यूज होती है वहाँ पे। तो मेडिकल डायग्नोसिस में सब लोगों को पता है, और फॉल्ट्स क्रैक्स मेटल प्रोडक्ट्स में डिटेक्ट करने के लिए। गामा रेज जो है बेटा फूड प्रिजर्वेशन में और रेडियोथेरेपी में यूज होती है, गामा रेज, ठीक है ना, रेडियोथेरेपी में और फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो ये यूज हो गए ये यूज हो गए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, राइट। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है प्यारा सा अपना खत्म हो जाता है, इससे बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ आती भी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज नाउ प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल ऑन दिस चैप्टर, एंड ये जो चीज़ें बताई हैं इसी से आपको बेटा जो अपनी कंटेंट है जो पेपर में आपको मिलने वाला वो मिल जाएगा, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी लोगों से, थैंक यू सो मच।